हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कल ट्रस्ट एनालिसिस चालू किया था अपन ने, जिसमें अपन ने ट्रस्ट को एनालाइज करना, अर्थात मेंबर्स में, ट्रस्ट के मेंबर्स में एक्सियल फोर्सेस निकालना कि किस मेंबर में कितना टेंशन है, कंप्रेशन है। ये अपन ने मेथड ऑफ जॉइंट से सीखा था, मेथड ऑफ सेक्शन से सीखा था। अब ट्रस्ट में आगे बात करते हैं। ट्रस्ट में अगला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ट्रस्ट के इसी से आते हैं, वो अपन को सीखना है। दैट इज जीरो फोर्स मेंबर्स। जीरो फोर्स मेंबर्स। जीरो फोर्स मेंबर्स उन मेंबर्स में जिनमें एक्सियल फोर्स ट्रस्ट में लोडिंग के कारण जीरो है, उनको पहचानने में अपन को हेल्प करता है। हाँ जी, गुड इवनिंग मयंक। बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ मयंक है, और कौन है? आज कम लोग क्यों है भाई इतने? चलिए, तो जीरो फोर्स में, हाँ जी, गुड इवनिंग राजकुमारी। हु एल्स इज हियर? देखिएगा, अब जीरो फोर्स मेंबर के केसेस है, उनका बात करते हैं। स्टार्टिंग विद केस वन। सपोज ट्रस्ट का एक जॉइंट है, जॉइंट पे दो मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है ट्रस्ट के जॉइंट पे? सिर्फ दो मेंबर्स है। साथ ही साथ कोई लोड या सपोर्ट नहीं है जॉइंट पर। नो लोड और सपोर्ट एट जॉइंट। कोई लोड या सपोर्ट नहीं है जॉइंट पर, तो उस केस में ट्रस्ट के दोनों ही मेंबर्स पर कितना फोर्स होगा? बोथ मेंबर्स विल कैरी जीरो फोर्स। कभी भी आपको एक ट्रस्ट मिले, ट्रस्ट का एक जॉइंट है, जॉइंट पे दो मेंबर्स हो, दो का मतलब सिर्फ दो, तीन नहीं, सिर्फ दो, साथ ही साथ जॉइंट पे कोई लोड या सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, तो दोनों मेंबर्स में कितना फोर्स होगा? दोनों मेंबर्स में जीरो फोर्स होगा। गुड इवनिंग नवीन। केस वन। केस टू का बात करते हैं। मान लीजिए कभी भी आपको ट्रस्ट का एक जॉइंट है, जॉइंट पे तीन मेंबर्स है, जॉइंट पे तीन मेंबर्स है, कुछ इस प्रकार। साथ ही साथ कोई लोड या सपोर्ट नहीं है जॉइंट पे, कोई लोड या सपोर्ट नहीं है जॉइंट पे, अगर कुछ इस प्रकार कि ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर, दो मेंबर्स क्या है? कोलिनियर है। दीज टू मेंबर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में। क्लियर है मेरा बात? तो उस केस में जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा उसमें जीरो फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा? जीरो फोर्स होगा। क्लियर है मेरा बात? क्या क्या समझाया मैंने आपको? ट्रस्ट का कभी भी आपको एक जॉइंट मिले, जॉइंट पर कितने मेंबर मिले? दो मेंबर मिले। शर्त क्या है? वो दो मेंबर कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। कोई भी अलग एंगल चलेगा, 90 भी चलेगा, 60, 30, 45, 120, 240, कुछ भी, बस 180 नहीं होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कभी आपको ट्रस्ट का एक जॉइंट दिखे, जॉइंट पे दो मेंबर्स मिले, कोई लोड या सपोर्ट नहीं लगा है जॉइंट पर, तो दोनों मेंबर में जीरो फोर्स होगा। कभी भी एक जॉइंट मिले, उस पर तीन मेंबर मिले, कुछ इस प्रकार की दो मेंबर्स कोलिनियर है आपस में, साथ ही साथ कोई लोड या सपोर्ट नहीं है जॉइंट पर, तो जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा उसमें जीरो फोर्स होगा। केस थ्री। केस थ्री का बात करें तो कभी भी आपको ट्रस्ट में एक जॉइंट है, जॉइंट पे दो मेंबर्स प्लस एक फोर्स है, दो मेंबर्स है प्लस एक फोर्स है। कुछ इस प्रकार कि एक जॉइंट है, जॉइंट पे दो मेंबर्स है ऐसे, साथ ही साथ एक फोर्स भी है जॉइंट पर, कुछ ऐसा। कुछ इस प्रकार कि ये फोर्स कोलिनियर है किसी एक मेंबर के साथ, फोर्स कोलिनियर है इस मेंबर के साथ, तो जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा, जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा उसमें जीरो फोर्स होगा। नॉन कोलिनियर मेंबर विल कैरी जीरो फोर्स। क्लियर है मेरा बात? अब फोर्स मेंबर के कोलिनियर कैसे हो सकता है? फोर्स मेंबर के कोलिनियर ऐसे हो सकता है, एक 100 किलो न्यूटन लगा है, एक जॉइंट है, जॉइंट, ये दो मेंबर्स है, ये इसमें जीरो होगा। या फिर दो मेंबर है, एक सपोर्ट लगा है। सपोर्ट क्या लगाता है? सपोर्ट रिएक्शन लगाता है, सपोर्ट रिएक्शन लगा रहा है, कुछ ऐसा, तो फोर्स कोलिनियर हो गया इस मेंबर के, तो नॉन कोलिनियर मेंबर में जीरो फोर्स हो गया। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? ये जीरो फोर्स मेंबर के केसेस है। क्लियर है मेरा बात? नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? बढ़ जाए आगे।
जल्दी बताओ यार, नोट कर लिया? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मान लीजिए केस 4, केस 4 का बात करें। केस 4 जीरो फोर्स मेंबर का केस नहीं है, नॉट अ केस ऑफ जीरो फोर्स। ये जीरो फोर्स का केस नहीं है, पर ये आपको बाकी चीजों में हेल्प करेगा। कैसे? मान लीजिए आपको कभी भी एक जॉइंट दिखे, जॉइंट पे चार चीजें दिखे। कितनी चीजें दिखे? चार चीजें। ठीक है, कुछ इस प्रकार कि ये और ये कोलिनियर है, और ये कोलिनियर है। ये चार चीजें क्या हो सकती है? ये चार चीजें चार मेंबर्स हो सकते, तीन मेंबर एक फोर्स हो सकता है, दो मेंबर दो फोर्स हो सकते, एक मेंबर तीन फोर्स हो सकता है, या चारों के चारों फोर्स हो जाए। शर्त क्या है? कि ये कोलिनियर हो, और ये कोलिनियर हो, कोई पांचवी चीज ना हो, सिर्फ चार चीजें हो। तो इसमें इसमें इक्वल फोर्स होगा, इसमें और इसमें इक्वल फोर्स होगा, साथ ही साथ इसमें और इसमें इक्वल फोर्स होगा। ठीक है, इसमें और इसमें इक्वल फोर्स होएगा। ये केस 4 है। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया नोट? बढ़ जाए आगे। चलिए, अब बात करते हैं आगे। अब ट्रस्ट के अपन को ऑब्जेक्टिव्स बनाने, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया? मेथड ऑफ जॉइंट अपन ने समझा है, मेथड ऑफ सेक्शन समझा, और जीरो फोर्स मेंबर्स समझा है ट्रस्ट में। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है, मेंबर एई में फोर्स निकालना है। किसमें फोर्स निकालना है? एई में। क्या लगता है एई में क्या फोर्स होगा? बड़े गौर से देखिएगा यार, ये फोर्स और ये मेंबर कोलिनियर है ना? अभी मैंने आपको केस 3 बताया था, एक जॉइंट, जॉइंट पे दो मेंबर्स, साथ ही साथ अ फोर्स कोलिनियर टू वन ऑफ द मेंबर। तो नॉन कोलिनियर मेंबर में कितना फोर्स होगा? नॉन कोलिनियर मेंबर में जीरो फोर्स होगा। तो एई में कितना फोर्स होगा? जीरो। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, एक और चीज समझने का कोशिश करिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, क्या लगता है किन मेंबर्स में जीरो फोर्स होगा? यह आपको बताना है। यहां एक 100 किलो न्यूटन लगा है, यहां एक 50 किलो न्यूटन लगा है। दिस इज ए बी सी डी ई। किन मेंबर्स में जीरो फोर्स होगा ये अपन को बताने का है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले केस 1 से एक जॉइंट, जॉइंट पे दो मेंबर्स, कोई लोड या सपोर्ट नहीं, तो केस 1 से इन दोनों में जीरो फोर्स हो जाएगा। समझ आया ये सबको? नवीन, राजकुमारी, मयंक, ये बात समझ आई? केस 1 एक जॉइंट, दो मेंबर्स, कोई भी लोड या सपोर्ट नहीं जॉइंट पे, बोथ मेंबर्स विल कैरी जीरो फोर्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक, अब केस 2, यार ये मेंबर और ये मेंबर ये दोनों कोलिनियर है, साथ ही साथ कोई जॉइंट पर लोड या सपोर्ट नहीं है, तो जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा उसमें क्या फोर्स होगा? जीरो फोर्स होगा। ये और ये कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर मेंबर में जीरो फोर्स होगा। ये बात भी समझ आया होगा आप लोग को? केस 3, अ फोर्स कोलिनियर टू वन ऑफ द मेंबर, एक ही लाइन में, देन नॉन कोलिनियर मेंबर विल कैरी जीरो फोर्स। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में आपको? इन मेंबर्स में जीरो फोर्स होगा। किसमें किसमें? सीएफ में, सीए में, एफई में और डीबी में। ठीक, गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। तो उसी हिसाब से जब अपन ने ये क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन जब अपन ने अभी किया, तो ये फोर्स कोलिनियर है इस मेंबर के, तो नॉन कोलिनियर मेंबर में
जीरो फोर्स हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया पहले का कितना। कोई डाउट इसमें किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स इन मेंबर एडी निकालना है। किसमें फोर्स निकालना है? क्लियर दिख रहा है ना सब? हाँ, इन कौन चैप्टर है, मेरी बुक में नहीं है। ये कौन सा चैप्टर है? ये मेरी बुक में नहीं है बाबा। चैप्टर का नाम है ट्रस्ट एनालिसिस, चैप्टर 5, 5th चैप्टर। हाँ, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं अपन फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 5th पढ़ रहे, 2nd, 3rd, 4th भी पढ़ेंगे जब उनका सही समय होगा, है ना। मेरा सीक्वेंस ऐसा जाता है। देखिए, अब एक ट्रस्ट है, आपको मेंबर एडी में फोर्स निकालने का। तो सबसे पहले तो यार केस 1 से अगर मैं देखूं तो केस 1 से ये दोनों मेंबर में जीरो फोर्स हो जाएगा। एक ज्वाइंट पे 2 मेंबर्स, कोई भी लोड सपोर्ट नहीं है तो दोनों में जीरो फोर्स हो जाएगा। क्लियर ये बात? ठीक, तो इनको भूल जाइए, ऐसा सोचिए कि ये है ही नहीं अब। ठीक है, ये मेंबर्स नहीं है। फिर इनको अगर मैं हटा दूं कि ये है ही नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, ये ज्वाइंट पर 2 मेंबर्स बचे, इसको तो हटा दिया था। इस ज्वाइंट पे 2 मेंबर्स बचे, ये और ये, कोई लोड और सपोर्ट नहीं है, तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा? जीरो फोर्स हो जाएगा। ये फोर्स इस मेंबर के कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर, इसमें भी जीरो फोर्स हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो बड़े गौर से देखना, एल एल एल। ठीक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था? ठीक है, दिस इज 2L, दिस इज L, यहां 1000 लगा था, इन दोनों में जीरो हो गया केस 1 से, इनको मिटा दिया। अब केस 1 से इन दोनों में भी जीरो हो गया, एक ज्वाइंट, 2 मेंबर्स, कोई लोड या सपोर्ट नहीं है तो इनको भी हटा दिया। अब स्ट्रक्चर बचा सिर्फ इतना, फोर्स कोलिनियर टू दिस मेंबर, तो इसमें भी जीरो फोर्स हो गया, इसको भी हटा दिया। सिर्फ एक ये बार बचा है, इस बार को 1000 से खींचेंगे, क्या लगता है इसमें क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा कि टेंशन आएगा? जाहिर सी बात है, खींचा जा रहा है उसको, तो इसमें 1000 का टेंशन आ जाएगा, है ना। या फिर इस जॉइंट पे मेथड ऑफ जॉइंट लगा दो, समीशन एफएक्स करोगे तो वहां पे 1000, यहां पे 1000, ये बनाया, काउंटर पार्ट बनाया। इन शॉर्ट इसको और कैसे बना सकते? सिर्फ ऐसा ट्रस बचा है, दिस इज एल, दिस इज ऑल्सो एल, दिस इज ऑल्सो एल, यहां पे 1000 का लोड लगा है बस, है ना। इस मेंबर को गौर से देखो, ये यहां 1000 था, तो ये यहां, तो इसका काउंटर पार्ट ऐसा, ये काउंटर पास इस जॉइंट को ऐसे खींच रहा है 1000 से। कितने से? 1000 से। क्लियर है मेरा बात? इतना सा बच गया बस स्ट्रक्चर। यार इसको तो अपन ने पहला क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व किया था। क्लियर है मेरा बात? अब सॉल्व हो जाएगा ये आप लोग से, है ना। एक बार सपोर्ट कंडीशंस देख लेते। यहां पर हिंज है और यहां पर रोलर है, ठीक है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब तो ये। तो ये एल है, ये भी एल है, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। दिस इज ए एंड दिस इज आई गेस बी, जिस इस मेंबर में निकालना है, बी डी जो भी हो, ठीक है, इस मेंबर में निकालना है। जॉइंट ए पर पहले अपन रिएक्शन निकाल लेते। सपोर्ट रिएक्शन कितने कितने होंगे? सपोर्ट रिएक्शन होगा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा।
पूरे सिस्टम में 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वहां 1000 है तो इसको यहां 1000 होना पड़ेगा। आरए निकालना है अगर आपको, तो यहां पर मूवमेंट 0 ले लीजिए, यहां पर मूवमेंट 0 लेंगे तो कितना मिल जाएगा, आरए इंटू 2L प्लस 1000 इंटू L बराबर 0, आरए इंटू 2L क्लॉकवाइज 1000 इंटू L क्लॉकवाइज बराबर 0, तो आरए कितना हो गया -500, है ना भाई। -500 मतलब आरए जो तुमने ऊपर माना था गलत माना था, आरए ऊपर ना जाते हुए आरए नीचे की तरफ है 500, ये नीचे 500 है, इसको ऊपर 500 होना पड़ेगा। 2 वर्टिकल फोर्स है, अगर ये नीचे है तो उसको ऊपर होना पड़ेगा। अब जॉइंट ए पर मेथड ऑफ जॉइंट लगा देते। जॉइंट ए को देखा गौर से अपन ने, ए को देखा, ए पे 1000 यहां है, ए पर एक 500 नीचे और एक एफ ए सी मान लो, अपन वहां देख लेंगे क्या नोमेनक्लेचर है, और एफ ए बी यहां है। दिस एंगल इज व्हाट 45, समेशन एफ वाई लगाया, एफ ए बी साइन 45 ऊपर की तरफ, एफ ए बी साइन 45 ऊपर, और भैया 500 नीचे, ऊपर वाला इक्वल टू के एक साइड, 500 नीचे था इक्वल टू के एक साइड, तो एफ ए बी कितना हो गया 500√2, आंसर कितना हो गया 500√2। पॉजिटिव आया मतलब क्या, टेंशन। मैं हमेशा एरो बाहर मानता हूं, पॉजिटिव आया तो टेंशन, नेगेटिव आया तो कंप्रेशन। आंसर कितना हो गया 500√2। चेक करते, ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर है मेरा बात, 500√2 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। समझ आया आपको ये, मयंक, नवीन, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अब किया जाए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से मेंबर में फोर्स निकालना है, ए बी। ए बी मेंबर दिख रहा है आपको, ये डायगोनल मेंबर आपका ए बी है। क्लियर है मेरा बात, बड़े गौर से देखिएगा। सबसे पहले रिएक्शंस कितने होंगे, बीच में लोड लगा है 50, तो ये रिएक्शन हो जाएगा 25, ये रिएक्शन हो जाएगा 25, दोनों रिएक्शन बराबर बराबर हो जाएंगे। कोई आपत्ति इसमें किसी को, पक्का आगे बढ़ जाए। ठीक है, रिएक्शन कितने कितने हो जाएंगे, 25-25 हो जाएंगे, क्योंकि बीच में लोड लगा। अब यार ए बी में निकालना है, तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाओगे कि मेथड ऑफ सेक्शन लगाओगे, मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे, यहां से कट लगाएंगे, ए बी में निकालना है चूंकि। अब यहां से कट लगाया तो ये फोर्सेस रिलीज हो गए होंगे, ये हो गया होगा एफ ए बी, ये 3 फोर्सेस रिलीज हो गए होंगे। अब आपको ए बी निकालना है, आपको इन दोनों का एलिमिनेट करना है। भैया ये दोनों तो पैरेलल है, दे आर नेवर गोइंग टू पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो अपन को समझ आ गया कि मूवमेंट की इक्वेशन ना लग पाएगी। अब समेशन एफ एक्स या समेशन एफ वाई में से कुछ लगेगा। समेशन एफ एक्स में तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई लगाया मैंने पूरे लेफ्ट के सिस्टम में, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये भी 1.5 मीटर है और ये भी 1.5 मीटर है, ये और ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये एंगल कितना हो रहा होगा 45 डिग्री, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो भैया लेफ्ट के सिस्टम में 25 ऊपर और एफ ए बी cos 45 नीचे। 25 को पॉजिटिव लिखा क्योंकि ऊपर था, और एफ ए बी cos 45 नेगेटिव था तो नेगेटिव, नीचे था तो नेगेटिव लिखा, बराबर 0। तो एफ ए बी कितना हो गया 25√2, वो भी पॉजिटिव में, अर्थात टेंशन। क्लियर है मेरा बात, आंसर क्या हो गया आपका बी।
25√2। कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी बताए। क्लियर है? राजकुमारी, मयंक, नवीन, चलिए आगे बढ़ते। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्स इन द मेंबर ए बी विल बी। मेंबर ए बी में फोर्स निकालना है अपन को। ठीक है, मेंबर ए बी दिख रहा है आप लोग को? ये मेंबर ए बी है यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अ फोर्स कोलिनियर टू वन ऑफ द मेंबर, सबसे पहले तो इन दोनों में जीरो हो जाएगा। ये बात समझ आया? केस 1 से ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। अब इमेजिन करो कि यहां पे ये सब कुछ भी नहीं बना, ये नहीं है, तो सिर्फ एक ये फोर्स है, एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है। ये और ये कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर में कितना फोर्स होगा? जीरो फोर्स होगा। तो ए बी में कितना आ गया आंसर? ए बी में आंसर हो गया जीरो भैया। क्लियर है? ये ऑप्शन डी ऊपर करेंगे तो दिखेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी बताए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशंस। सारे मेंबर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। बेंडिंग रेजिस्टेंस सारे मेंबर का काफी कम है एक्सियल फोर्स के कंपैरिजन में। दो स्टेटमेंट दिया है। आगे बढ़ते, क्या आगे बात की है उसने? All the external loads are applied directly or indirectly at the joint. All joints are idealized to be frictionless hinges. ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अजम्पशन सत्य है। ठीक है, पहली बात करते हैं कि सारे जॉइंट्स फ्रिक्शनलेस हिंजेस होते हैं। ट्रस में जाहिर सी बात है यार, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में सारे जॉइंट पिन्स होते हैं, पिन में कोई फ्रिक्शन नहीं होती है। तो यार 4 तो सही है। ठीक है, 3, ऑल द एक्सटर्नल लोड्स आर अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द जॉइंट। कोई भी लोड कहां पर लगता है? ट्रस में, जॉइंट पर लगता है। जाहिर सी बात है भैया, अपन को पता है कि ट्रस में लोडिंग सिर्फ जॉइंट पे होती है, तो 3 भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो निपट गए, सिर्फ इनमें 3, 4 है। अब देख लेते 2 सही है कि नहीं है। बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द मेंबर इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू देयर एक्सियल फोर्स। ठीक है, मतलब बेंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रस में सिर्फ एक्सियल फोर्स होता है, बेंडिंग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो होता है। क्लियर है मेरा बात? तो भैया स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 कि ट्रस के सारे मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब ऐसा बोला कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में सारे मेंबर का थिकनेस एकदम बराबर होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग मेंबर का थिकनेस अलग अलग हो सकता है। क्लियर है मेरा बात? तो ऑप्शन 1 गलत है कि सबका एरिया सेम हो, ऐसा कोई भी बात जरूरी नहीं है। क्लियर है मेरा बात? तो ऑप्शन 2 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अपना ऑप्शन सही हो गया बी। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो तो आगे बढ़ू। समझ आया सबको? राजकुमारी, मयंक, नवीन, कोई डाउट किसी को पिछले क्वेश्चन में है तो पूछिए, आज ही पूछना है पर। ठीक, अब फोर्स इन द वर्टिकल मेंबर ऑफ द ट्रस एज शोन इन द फिगर। वर्टिकल मेंबर में क्या फोर्स होएगा ये अपन को पता लगाना है। वर्टिकल मेंबर दिख रहा है आप लोग को? सिर्फ एक ये वर्टिकल मेंबर है ट्रस में, है ना भाई? तो इस वर्टिकल मेंबर में ये और ये तो कोलिनियर है, तो इस मेंबर में कितना हो गया? जीरो हो गया। सिर्फ एक ही वर्टिकल मेंबर है, उसमें फोर्स कितना है? जीरो। ऑप्शन डी। कोई डाउट इसमें किसी को? जल्दी बोलो भाई, बढ़ जाए। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, ये तो समझ आ ही गया होगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। बीडी विल कैरी, यार बीडी में जीरो फोर्स होगा ना, कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर, कितना फोर्स होगा? जीरो फोर्स होगा बीडी में। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? जीरो फोर्स मेंबर, जो सबसे सिंपल भी है बाबा। बढ़ जाए आगे, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेंबर्स विद जीरो फोर्स, किस मेंबर में फोर्स जीरो है? क्या लगता है आपको, किस मेंबर में फोर्स जीरो होगा? सोचिए, आंसर दीजिए। वर्टिकल मेंबर में पूछा था नवीन, वर्टिकल एक ही मेंबर था, है ना, दो के बीच में, ये वाला, उसमें जीरो फोर्स था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, किस मेंबर में जीरो फोर्स है? केस ढूंढने का कोशिश किया अपन ने पहले, ना केस 1 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 3, ना 4, है ना। ये लग रहा है केस 3 जैसा कि ये और ये कोलिनियर है, ठीक है, ये और ये कोलिनियर है और ये नॉन कोलिनियर है, तो इसमें जीरो होगा ऐसा लगता है, पर गलत लगता है वो। क्यों? केस 2 क्या है? दो मेंबर होने चाहिए, एक नॉन कोलिनियर, कोई लोड या सपोर्ट नहीं होना चाहिए बाबा, इसमें तो है लोड, तो केस 2 नहीं है ये, तो ये मत सोचना कि ये वाले में जीरो होगा। कोई भी केसेस इसमें नहीं है जिससे जीरो फोर्स पता चल सके, तो समझने का कोशिश करिएगा। ये रिएक्शन कितने हो जाएंगे? W, ये रिएक्शन कितना हो जाएगा? W, है ना, निकाल कर देखना है, निकाल कर देख लो। RA इंटू 3L माइनस W इंटू 2L माइनस W इंटू L बराबर जीरो। सॉल्व करोगे तो RA कितना मिल जाएगा आपको? जीरो। RA आपको W मिल जाएगा। जाहिर सी बात है ना, बीच में लगाया यार W, तो ये भी W ले लेगा, वो भी W ले लेगा। अब बात करते हैं, मान लो यहां से मैंने कट लगाया, तो कौन कौन से मेंबर खुल गए? ये मेंबर खुल गया, ये मेंबर खुल गया, और ये मेंबर खुल गया, 3 मेंबर खुल गए। ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा। लेफ्ट के सेक्शन में अगर मैं समीशन FY लगाऊं, जीरो से इक्वेट करूं, किसमें? लेफ्ट के सेक्शन में, तो ये RA का W ऊपर, W ऊपर, ये C पर W नीचे, W नीचे, ये FCF, cos थीटा ऊपर, ये दोनों तो x के फोर्स है, तो FY की इक्वेशन में नहीं आएंगे, बराबर जीरो किया। यार ये W तो कट गया, तो FCF कितना हो गया? FCF हो गया जीरो। तो किस मेंबर में जीरो फोर्स है? CF मेंबर में जीरो फोर्स है, किसी केस के अकॉर्डिंग नहीं है, मैटर ऑफ सेक्शन के थ्रू फोर्स इन मेंबर CF जीरो है। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे, बताइए, इस क्वेश्चन में डाउट है तो वापस पूछे। देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो पूछो भाई, आज ही पूछना है। नवीन, DF समझ आया ना क्यों नहीं है? DF इसलिए, DF में तो W होगा बाबा, W का टेंशन। केस 4 से एक ज्वाइंट 4 चीजें, ये कोलिनियर, ये कोलिनियर, तो इसमें इक्वल फोर्स, ठीक है। जीरो होता अगर ये W नहीं हुआ होता तो। क्लियर है मेरा बात? बाकियों को समझ आया? राजकुमारी, नवीन, जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाऊंगा फिर। चलो भाई आगे बढ़ते, ठीक। अब बनाते क्वेश्चन नंबर 9 कि what does Willett-Moher diagram yield? Force in the member of truss, movement in fixed beam, reaction at all the supports and joint displacement of a pin jointed frame. समझने का कोशिश करिएगा, ये जो विलेट-मोर डायग्राम है, ये अपन को सही से तब समझ आएगा जब अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे।
है ना। हालांकि इसका जो लेना देना है वो सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट का होगा। क्लियर है मेरा बात। पर जब तक अपन फिक्स्ड बीम नहीं समझेंगे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप में से कोई मेरे को कल के लेक्चर में याद दिलाइएगा, विलट मोर डायग्राम का एक बात अपन को करने का था। क्लियर है मेरा बात, तब अपन इसका बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फोर्स इन द वर्टिकल मेंबर सीडी। वर्टिकल मेंबर सीडी में क्या फोर्स होएगा, सबको पता है यार। सही है मयंक आपका आंसर। क्या कि जॉइंट डी को देखो, केस 4 से एक जॉइंट 4 चीजें, ये दोनों कोलिनियर, ये दोनों कोलिनियर, तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। ये नीचे 5 ऐसा है तो यहां ऊपर होना पड़ेगा। ये बनाया, इसका काउंटर पार्ट बनाया, कितना हो गया 5T का टेंशन। ऑप्शन डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भाई, लाइट गई राजकुमारी की और फोन पे शो नहीं हो पा रहा है। नथिंग आई कैन डू, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका। ठीक है, बड़ा भाई है जरूर बिजली विभाग में, पर यहां पे नहीं है। देखिएगा अब, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। इसको समझने का कोशिश करिएगा। आपको कौन कौन से मेंबर में पूछा है, बीई, सीडी और ईडी। बीई कहां है, ये है। सीडी कहां है, ये है। और ईडी कहां है, ये। इनमें निकालने का। तो सबसे पहले तो अपन यार रिएक्शन निकाल लेते। रिएक्शन निकालेंगे, आरए निकालना है। आरए निकालने के लिए डी पर मूवमेंट 0 कर लेते। मूवमेंट एट डी बराबर 0 किया, क्या मिला, आरए इंटू 4। आरए इंटू 4, 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 बराबर 0। डी पर लेफ्ट में सारे फोर्सेस ले लिए, तो आरए कितना आ गया भाई, आरए आ गया 20/4, दैट इज 5। यार ये निकालने की जरूरत थी क्या, नहीं, बीच में लोड लगा है तो ये भी 5 ले रहा होगा और ये भी 5 ले रहा होगा। दोनों 5 किलो न्यूटन ही ना लेंगे, दोनों 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन ले रहे होंगे क्योंकि बीच में लगा है। ये निकालने की जरूरत नहीं थी। अब यार बड़े गौर से देखिएगा, ये वाला फोर्स, ये फोर्स इस मेंबर के कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर मेंबर है, इसमें क्या फोर्स होगा, 0। तो ईडी क्या हो जाएगा, 0। 3 ऑप्शन में 0 है, ये तो पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है भाई, अगला देखते यार। और किस में निकालना है आपको, बीई में निकालना है और सीडी में निकालना है। ये 5 है, अगर ये ऊपर की तरफ 5 है तो ये ऐसा, ये यहां था तो ये यहां बना दिया, ये बनाया, इसका काउंटर पार्ट बना दिया, क्या लिख दिया, 5 का कंप्रेशन। क्लियर है मेरा बात। या जॉइंट डी पे मेथड ऑफ जॉइंट लगा दो, डी पे 2 ही चीजें, दोनों वाई पे, तो अगर ये ऊपर 5 है उसको नीचे 5 होना ही पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात, कोई डाउट। तो अब ये ऑप्शन भी चला गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। बात करते बीई में। बी में क्या लगता है कितना होगा, गौर से देखो। एक जॉइंट पे 4 चीजें, 1 2 3 4, जॉइंट पे कितनी चीजें, 4 चीजें। ये और ये कोलिनियर, ये और ये कोलिनियर, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये यहां 10 है तो इसको ऐसे में 10 होना पड़ेगा। ये बनाया, इसका काउंटर पार्ट भी बना दिया, तो क्या हो गया, 10 का कंप्रेशन। तो ऑप्शन बी हो गया आपको सही। कोई डाउट इसमें किसी को, जल्दी बताए। नवीन, राजकुमारी, समझ आया आप लोग को। नोट करिए फटाफट, फिर गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। ठीक,
अब क्वेश्चन 12 पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आपको मेंबर ए बी में फोर्स निकालने का है। किसमें फोर्स निकालना है? मेंबर ए बी में। ये आपका मेंबर ए बी है, इसमें फोर्स निकालना है। सबसे पहले ये सपोर्ट रिएक्शन का बात करिए, ये सपोर्ट रिएक्शन का बात करिए। क्लियर है मेरा बात? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। एक्चुअल क्वेश्चन ये जो था उसमें यहां पर भी क्या था? हिंज सपोर्ट था, यहां पे भी हिंज था, दोनों हिंज। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, ये रोलर नहीं है, आप उसको इंप्रूव कर लीजिएगा शीट में। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं ये रिएक्शन कितना होगा। ये रिएक्शन होगा यार इस जॉइंट पर, अगर जॉइंट का नाम मान लो P है, तो जॉइंट P को अगर मैं देखूं, जॉइंट P पर क्या क्या है? एक ऐसा FP S है, एक यहां पे रिएक्शन है RP, और यहां रिएक्शन है HP। समेशन FX अगर मैं करूंगा तो HP, X में HP है, बराबर कितना? 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ये मेंबर सपोर्ट पे सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड सी फोर्स लगा सकता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कहां से आएगा? क्लियर है मेरा बात? तो ये कितना हो गया भाई? ये रिएक्शन हो गया 0। अब ये रिएक्शन 0 हो गया, कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? तो ये रिएक्शन 0 हो गया भाई। अब ये निकालना है आरपी। आरपी निकालने का है तो आप यहां पर एफ पर मूवमेंट क्या कर सकते हो? 0 ले सकते हो। एफ पर मूवमेंट 0 लिया, 12 का ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुक्का लगाया है नवीन तुमने, ये मेरे को पूरा यकीन है तुम पे। ठीक है, नवीन ने, और ठीक। अब आरपी निकालना है। आरपी निकालने के लिए एफ पर मूवमेंट 0 किया, तो आरपी इंटू 8 -15 इंटू 4, -15 इंटू 4 +15 इंटू 4 +15 इंटू 4 बराबर कितना? 0 है ना। आरपी इंटू 8, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो भैया 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 तो कट गया, तो आरपी भी कितना मिल गया? 0। मतलब ये आरपी भी कितना है? 0। क्लियर है मेरा बात? मतलब एक हिंज सपोर्ट जिसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी 0 है, वर्टिकल रिएक्शन भी 0 है, उसको लगाकर मतलब क्या? अब ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा ना। ये यहां है तो ये बनाया, उसका काउंटर पार्ट बनाया। अब ये 0 है तो ये भी 0 हो गया भैया। क्लियर है मेरा बात? अब मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सपोर्ट का दोनों ही रिएक्शन 0 है, तो मतलब कुछ भी नहीं है। अब केस 1 से ये दोनों 0 हो गए, यहां कुछ भी नहीं था तो केस 1 से ये दोनों क्या हो गए? 0-0 हो गए। क्लियर है मेरा बात? अब इनको भी भूल जाते हैं, यहां भी कुछ भी नहीं है, सोचो यहां पे भी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब गौर से देखोगे तो केस 1 से ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। एक ज्वाइंट पे 2 मेंबर, तो दोनों मेंबर में कितना फोर्स होगा? इसमें भी 0 और इसमें भी 0। क्लियर है मेरा बात? ये 15 है, ये 15 में कंप्रेशन हो जा रहा होगा, है ना भाई? कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? अच्छा, इनको मिटाओगे जब, मान लो आंसर तो आ गया ए बी में 0, ए बी में निकालना था, उसमें तो 0 आ गया। मान लो इसको भी मिटा दिया अपन ने, तो केस 1 से एक ज्वाइंट 2 मेंबर्स, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 है, इनको भी मिटा दो। ये 15 है, ये 15 हो गया। मतलब सिर्फ ए बी में नहीं, अपन काफी में निकाल सकते थे। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का समझ आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
मूविंग ऑन। फॉर द प्लेन ट्रस नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स विल बी, कितने जीरो फोर्स मेंबर्स है वो अपन को पता लगाना है, ठीक है, कि कितने जीरो फोर्स मेंबर्स है। अब बड़े गौर से देखिएगा, केस वन केस टू से ये मेंबर कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर, ये मेंबर कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, ये मेंबर कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। क्लियर है? ये मेंबर कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर भी है, पर यार यहां पर तो लोड लगा हुआ है। ऐसा कोई केस ही नहीं है कि ये दोनों कोलिनियर है पर लोड भी लगा है तो मैं नॉन कोलिनियर में जीरो बोलूं, ऐसा कोई केस नहीं है। तो अभी तक कितने हो गए? अभी तक हो गए बाबा 3। अब इन तीनों को मिटाया जाए पहले। मान लो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा यहां पे कुछ नहीं है, वही मान लो कि यहां पे भी कुछ भी नहीं है, मान लो कि यहां पे भी कुछ भी नहीं है। अब गौर से अगर आप देखोगे तो ये और ये कोलिनियर है, ये और ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर हो गया। ये और ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर हो गया, ठीक है। तो दो और बढ़ गए अपने पास। यार ये और ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। क्लियर है मेरा बात? यहां ये वाला मिटा दिया, ये और ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। कितने और हो गए? 1 2 3, 3 और हो गए। ये और ये कोलिनियर है पर यहां 2 मेंबर्स है यार, ऐसा कोई केस नहीं है। कोई बात नहीं राजकुमारी, वो आपसे खुद भी बन जाएंगे, बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन है, नहीं बनेंगे तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कितने मेंबर्स हो गए टोटल? 6 मेंबर्स जिनमें जीरो फोर्स है। अब इनको भी मिटाकर देख लेते भाई, कुछ और ना मिल जाए। इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। अब इस जॉइंट पे 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स वाला जीरो केस नहीं होता। 4 चीजें नहीं होएगा, 4 चीजें कोई जीरो केस नहीं है, 4 चीजें कोई जीरो केस नहीं है, 4 चीजें है ना, 1 2 3 4 5 चीजें, कोई ऐसा केस नहीं है। इसको तो मिटा दिया था पहले ही। तो आंसर कितना हो गया आपका? आंसर हो गया 6। आंसर कितना हो गया आपका? 6। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, इसमें जो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, वापस समझाता हूं। आपको नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर्स बताने थे। क्लियर है मेरा बात? पहला तो हो गया ये एक कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर से, दूसरा हो गया ये कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर से, तीसरा हो गया ये कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर से। तो पहले तो 3 हो गए, इनको मिटा दिया। अगर मान लो इनको मैंने ओमिट कर दिया कि यहां पे कुछ भी नहीं है ऐसा, कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर से ये जीरो होता अगर ये लोड नहीं होता, पर यहां लोड है तो ये जीरो नहीं है। क्लियर है मेरा बात? अगला कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर नॉन कोलिनियर, 3 और हो गए, इनको भी मिटा दिया। ये पूरा, यहां कुछ भी नहीं है, यहां भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहां भी कुछ भी नहीं है। अब बड़े गौर से देखिएगा, इस जॉइंट पर कितनी चीजें? इस जॉइंट पर 1 2 3 4 चीजें, ऐसा कोई केस नहीं है 4 चीजों वाला। इस जॉइंट पे भी 4 चीजें, इस जॉइंट पे भी 4 चीजें, इस जॉइंट पे भी 1 2 3 4 चीजें, 4 चीजें है ना, 1 2 3 4 5 चीजें। यहां जरूर देखो कि यार ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है, ये भी नॉन कोलिनियर हो जाएगा ना बाबा,
इनको जब इसको मिटा दिया था, इसको भी मिटा दिया था, तो बड़े गौर से अगर आप देखोगे कि ये मेंबर और ये मेंबर कोलिनियर थे, ये नॉन कोलिनियर मेंबर था, इसमें कितना फोर्स होगा 0, तो एक और, तो अब आंसर कितना हो गया 7, ऑप्शन बी। क्लियर है मेरा बात? ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन गेट में आया था जिसमें ये लोड भी नहीं था, तो ये भी आंसर था उस क्वेश्चन में, यहां नहीं है। क्लियर है? यहां नहीं है। तो गेट वाले का आंसर कितना था 8। बढ़ जाए आगे, कोई डाउट? जल्दी बताइए भाई। ठीक, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को? मयंक, नवीन, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, सब लोग हो भी कि गायब हो गए सब? आज ही आंसर करना है बाबा? हाँ जी, राजकुमारी तो है, उसको क्लियर भी है। बाकी नवीन, मयंक कहाँ गायब हो गए? ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेगा। 14 क्वेश्चन को बड़े गौर से देखो। ये क्या दिया हुआ है? फाइंड फॉर द 2D ट्रस्ट शोन द स्ट्रेन एनर्जी इन द मेंबर XY, है ना? ट्रस्ट में अभी अपन ने ना स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा है ना ही ILD पढ़ा है, तो उनके क्वेश्चन अपन से नहीं बनेंगे। ट्रस्ट में ILD पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, स्ट्रेन एनर्जी जरूर पढ़ना है, जो अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। क्लियर है मेरा बात? ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको XY मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा P²L/AE। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा, सब 3 मीटर है, वो 10 और वो 5। क्लियर है मेरा बात? चलिए, मयंक एंड नवीन, प्लीज से समथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बाद में होएगा, अभी नहीं, कल होएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बारे में। फॉर द ट्रस्ट शोन बिलो व्हाट विल बी VA एंड HA। VA और HA का वैल्यू बताना है भाई। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना? HA, यार हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? 1000, टोटल 2000 यहां है, सिर्फ यही सह सकता है उस 2000 को, वो तो रोलर सपोर्ट है। तो ये कितना हो गया भाई? 2000 हो गया। HA कितना हो गया? 2000 किलो न्यूटन। क्लियर है मेरा बात? अब निकालना है अपन को VA। VA निकालना है तो यहां पर मूवमेंट 0 कर दो, तो VA इंटू 466 मतलब 16 माइनस 1600 इंटू 12 माइनस 480 इंटू 6, ठीक है, माइनस 2000 इंटू 9, सॉरी माइनस 1000 इंटू 9, माइनस 1000 इंटू 4.5, माइनस 1000 इंटू 4.5 बराबर 0। ठीक है, VA निकालना था, यहां पर मूवमेंट 0 किया, VA इंटू 16 466, 1600 इंटू 12 66, 480 इंटू 6, 1000 इंटू 9 एंटी क्लॉक वाइज, 1000 इंटू 4.5 एंटी क्लॉक वाइज। इसको सॉल्व करो, VA कितना आता है बताओ भाई? VA बताइए कितना आता है? VA निकालो फटाफट। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ VA? आया किसी का भी आंसर? नवीन तो बुरा मान गया लग रहा है। हाँ भाई नवीन कुमार, कहां गायब हो गए? सॉल्व करिए इसको।
कितना आंसर आता है? 1600 इंटू 12, 480 इंटू 6, 9000, 450 डिवाइड बाई 16, आंसर इज 2223.75, 2223.75, ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन कौन सा सही हो गया? मतलब ऑप्शन सही हो गया डी, ठीक है, कि एच ए है 2000 और वी ए है 2223.75। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का आगे बढ़ जाए राजकुमारी एंड मयंक। अब नहीं समझ आया राजकुमारी, वापस देखिएगा। पहले एच ए निकाला, पूरे सिस्टम में ये 3 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तीनों को एक दूसरे को नलीफाई करना है। ये 1000 यहां है, 1000 यहां है, मतलब 2000 यहां है। उनको सहने के लिए अकेला आदमी सिर्फ ये एच ए, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। एच ए समझ आ गया होगा आपको। अब वी ए निकालना है, तो यहां पर मूवमेंट 0 ले लीजिए, वहां मूवमेंट 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा? वी ए इंटू 16। वी ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 6 6 16, 1600 का 12, 1600 इंटू 12 एंटी क्लॉकवाइज, 480 का 6, 480 का 6 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस 1000 का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1000 इंटू 9, 1000 इंटू 9 है ना, तो माइनस 1000 इंटू 9, माइनस 1000 इंटू 4.5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको वीए मिल जाएगा 2223.75। ठीक है, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ जाए भैया आगे, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन अप्रोक्सीमेट क्विक सोल्यूशन पॉसिबल फॉर फ्रेम सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड? किसी भी बिल्डिंग फ्रेम में, मान लो सपोज दिस इज अ बिल्डिंग फ्रेम विच इज सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स। किससे सब्जेक्टेड है? लेटरल लोड्स, यानी विंड लोड से या अर्थक्वेक लोड से। तो इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने के लिए अपने पास 2 मेथड्स होते हैं। इसकी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने का आपके पास 2 मेथड होता है। क्लियर है मेरा बात? फॉर बिल्डिंग फ्रेम सब्जेक्टेड टू विंड लोड और सेस्मिक लोड, वो मेथड होता है एक पोर्टल मेथड, दूसरा होता है कैंटिलीवर मेथड। सेकेंड वन इज कैंटिलीवर मेथड। अब ये मेथड बेसिकली किसी भी एग्जाम में, वो गेट हो, ईएस हो, एसएससी हो, एईएन हो, किसी के भी सिलेबस में अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग फ्रेम्स नहीं होता। बस आपको ये याद रहना चाहिए कि पोर्टल मेथड और कैंटिलीवर मेथड से अपन सॉल्व कर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं फॉर बिल्डिंग सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स और ट्रांसवर्स लोड्स। क्लियर है मेरा बात? नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करना है तो। इनके अजम्पशंस जरूर से थोड़े से, बहुत थोड़े से काम के हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। मिटाओ। ठीक है, अब शेप ऑफ अ सस्पेंडेड केबल अंडर इट्स ओन वेट। अभी अपन ने केबल और आर्चेस नहीं पढ़ा, आज पढ़ेंगे। क्लियर है मेरा बात? तो ये क्वेश्चन 2 हिंज आर्च और स्पान ऑफ अ पैराबोलिक केबल है ना, दैट इज L + 8/3 d²/L। 16 का आंसर ना 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 ना, 16 का आंसर ये था ना बाबा, अभी तो बताया मैंने आपको कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, राजकुमारी,
अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग फ्रेम को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, पोर्टल मेथड एंड कैंटिलीवर मेथड। क्लियर है मेरा बात? और आंसर था ए 16 का। ठीक है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आप वर्टिकल लोडिंग को सॉल्व करते हैं, मतलब डेड लोड और लाइव लोड लगता है तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आप बिल्डिंग का एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? अब केबल और आर्चेस आज ही अपन चालू करने वाले, फिर इनके क्वेश्चन बनाएंगे। तो 17, 18, 19 ये अभी बचे। अब बढ़ते हैं आगे। पहले पूरे ट्रस के क्वेश्चंस अपन खत्म करते हैं, आगे और ट्रस के क्वेश्चंस है। 3 हिंज आर्च, 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 ये ट्रस का आईएलडी है, ये अभी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला m+r-2j, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला ट्रस के लिए 2j-r। ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पता है अपन को। कोई डाउट है 26, 27 में? बताओ भाई फटाफट। ठीक ठीक, ये भी जो है ये फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस का क्वेश्चन है कि स्वे कहां होगा। जाहिर सी बात है, फिर भी चलो मान लो मैंने तुमसे पूछा, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है इसको, ये अगले चैप्टर में, चैप्टर 4 डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस में पढ़ेंगे। क्या लगता है स्वे कहां होगा, लेफ्ट की राइट? तुक्का लगाओ चलो। लेफ्ट, सही बोला मयंक भाटी जी ने, मयंक कोठारी जी ने। ठीक है, हाँ क्यों लेफ्ट होगा? क्योंकि यहां पे स्टिफनेस कितनी होती है 4EI/L, यहां स्टिफनेस कितनी होती है, ये भी फिक्स सपोर्ट है तो 4EI/L, जो आगे पढ़ेंगे अपन। लेंथ इसकी ज्यादा है, मतलब ये मान लो 10 मीटर है तो ये 4EI/10 हो गया, ये 5 मीटर है तो 4EI/5 हो गया, तो इसकी स्टिफनेस, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसकी स्टिफनेस कम हो गई। जहां स्टिफनेस कम होती है वहां पर स्वे होता है। लॉन्ग पर होता है ना, नहीं, कम स्टिफ पर होता है। लेंथ ज्यादा होती है तो स्टिफनेस कम हो जाती है। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब आगे बढ़ते। ये भी बचा है फर्स्ट थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो। ठीक है, ये भी करते, रुकिएगा। प्लेन ट्रस, ट्रस का एनालिसिस में कौन कौन सा अजम्पशंस वैलिड है? ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स आर स्ट्रेट, इंडिविजुअल मेंबर्स आर कनेक्टेड टू हिंजेस, द लोड्स एंड रिएक्शंस एक्ट ओनली एट द जॉइंट्स। जाहिर सी बात है भाई, एक्सियल मेंबर्स होते हैं तो स्ट्रेट ही होंगे, मेंबर्स में सब पिन फ्रिक्शनलेस हिंजेस होते हैं, सही बात है, और लोड सिर्फ जॉइंट्स पर लगता है, तो भाई तीनों अजम्पशन सही है, 1, 2, 3 ऑल 3 आर करेक्ट। क्लियर है मेरा बात? अब बात करते केबल, केबल आर्चे सेम ही चीज है, मिनिमम नंबर ऑफ नेल्स, रुक जाइए। ठीक, ये क्वेश्चन करते, द फोर्स इन मेंबर एसी एंड एबी, एसी और एबी में आपको फोर्स निकालना है। बड़ा सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है बाबा। यार ये रिएक्शन होगा, सिंगल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन का बात करें, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा। आरे अगर निकालना है, जो निकालने की जरूरत नहीं है पर फिर भी अगर निकालना है आपको आरे, देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। आरे निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल कर देख लेते हैं। मान लो ये एल है तो आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज, बी पर मूवमेंट जीरो किया था, आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज। बी का लेफ्ट में दूसरा फोर्स है ये पी, पर ये पी तो बी से पास हो रहा है, पी इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी, तो प्लस पी इंटू जीरो, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, बराबर जीरो किया, तो आर ए कितना हो गया भैया? आर ए हो गया जीरो। मतलब इसलिए मैं बोल रहा था इस आर ए को निकालने की जरूरत नहीं है। आर ए को निकालने की जरूरत क्यों नहीं थी? जब लोड
और सपोर्ट का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो ये पूरा का पूरा उठा लेता, ये पूरा का पूरा यही उठा लेगा P। क्लियर है? अब यार ये मेंबर, ये फोर्स इस मेंबर के कोलिनियर है तो नॉन कोलिनियर मेंबर में जीरो फोर्स हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? तो ए बी में तो जीरो हो गया। अब यहां पर ऐसा पी है तो ये कितना हो जाएगा, पी का कंप्रेशन हो जाएगा। ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये बनाया, इसका काउंटर पार्ट बनाया। राजेंद्र कुमार जी, सब्जेक्ट चल रहा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, आज आए हो क्या आप शायद? ठीक, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 0 एंड 0। किसमें पूछा था? अच्छा, एसी में पूछा था। किसमें पूछा था? एसी और एबी में। बड़े गौर से देखना यार, ये दोनों रिएक्शंस कितने थे? ये भी 0 था, ये भी 0 था। मतलब यार इस सपोर्ट को मिटा दिया जाए, इस सपोर्ट का होना ना होना, जिसके दोनों रिएक्शन 0 है, उसका होना ना होना एक बराबर है। तो केस 1 से दोनों मेंबर में 0 फोर्स हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? केस 1 से दोनों मेंबर में 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? समझ आया ये धनंजय, मयंक, राजकुमारी एंड नीरज? क्लियर? ठीक। अब ठीक, कोई ट्रस्ट जिसमें रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो रहा है ना, मतलब यार ट्रस्ट तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पर अगर उसमें रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब वो बिहेव कर रहा है रिजिड बॉडी की तरह, है ना, तो उस ट्रस्ट को क्या बोलोगे? कोई ट्रस्ट अगर रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डिटर्मिनेट कब होता है, जब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 होती है। तो उस कॉन्सेप्ट का तो यहां से लेना देना नहीं है। स्टैटिकली अनस्टेबल होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, वो रिजिड की तरह बिहेव कर रहा है, अनस्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हो, ये बात एकदम सही है, पर ऑप्शन, जब आप इसका ऑप्शन देखोगे ना तो उसमें ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर दिया है, दैट इज रॉन्ग। अ स्ट्रक्चर, सॉरी, अ ट्रस विच इज पिन जॉइंटेड बट इट इज बिहेविंग एज रिजिड जॉइंटेड, मतलब वो स्ट्रक्चरली साउंड नहीं है, स्ट्रक्चरली डेफिशिएंट है। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट? अब गाड़ी बढ़ाते आगे, 3 इंच पढ़ना है। राजेंद्र, टॉस की काफी सारी क्लास हो गई है, आज 3 इंच आज चालू होएगा, तो बैठे रहिए। चलिए अब चालू करते हैं 3 इंच आर्चेस, समझने का कोशिश करिएगा। आर्चेस, आर्चेस का बात करें तो ये प्राइमरली ब्रिजेस में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? ब्रिजेस में। मतलब आर्चेस से अपन ब्रिज बनाने की कोशिश करते। सपोज ये एक ब्रिज है जिसके ये पियर्स है, तो ये आपके आर्चेस होंगे जो केबल से उसको सपोर्ट किए हुए। मतलब आर्चेस का मेन फंक्शनिंग क्या होता है? ब्रिज को उठाने के लिए। आर्च ब्रिज के ऊपर भी हो सकता है, आर्च ब्रिज के नीचे भी हो सकता है। यहां पे एक आर्च है और ट्रस का थ्रू आपने इस आर्च को उठाकर रखा हुआ है, या आपकी गाड़ी भागती है। क्लियर है मेरा बात? मतलब आर्चेस का मेन यूसेज किस में है? ब्रिजेस में है। अब आर्चेस का बात करें तो आर्चेस 3 प्रकार का हो सकता है, फिक्स्ड, हिंज और फिक्स्ड, 2 हिंज और 3 हिंज। आर्चेस का बात करें तो आर्चेस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, फिक्स्ड, 2 हिंज्ड और 3 हिंज्ड। फिक्स्ड आर्च का बारे में बात करें, आज कभी स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी ही लगता है ना, कहीं भी लग सकता है यार। आज आधा ऊपर आधा नीचे,
पूरा ऊपर या फिर पूरा नीचे, कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्या हो रहा होगा आपको समझने का जरूरत है। ये आर्च जब ऊपर है ना, तो मान लो जो भी वेट है, यहाँ पे एक गाड़ी है 50-100 टन की गाड़ी है, ये गाड़ी अपना वेट डाल रही होगी, ये गाड़ी अपना वेट डाल रही थी डेक पे। अब डेक नीचे गिरना चाहता था, पर डेक को बचाया किसने? डेक को बचाया केबल्स ने। केबल्स डेक को ऐसे खींच कर रखी हुई है ऊपर, और वो केबल्स, ये केबल्स आर्चेस पर कैसा लोड लगा रही है? ये आर्च है, तो इस आर्च पे ऐसे ये केबल्स लोड लगा रही है, W1, W2 एंड सो ऑन। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स्ड आर्च का बारे में, 2 हिंज आर्च का बारे में, और 3 हिंज आर्च का बारे में। फिक्स्ड आर्चेस का बात करें तो इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा? 3m प्लस आर माइनस 3j। मेंबर्स कितने? एक। आर कितना है? फिक्स सपोर्ट का 3, फिक्स सपोर्ट का 3, 6। जॉइंट्स कितने? 2। तो फिक्स्ड आर्च की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है? 3। मतलब फिक्स्ड आर्च एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्योंकि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ग्रेटर देन 0 है, तो फिक्स्ड आर्च अपना एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। 2 हिंज आर्च की बात करें, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला 3m प्लस आर माइनस 3j। मेंबर है भैया एक, आर है भैया 2 और 2 4, जॉइंट्स है भैया 2। आंसर कितना आया? 1। मतलब 2 हिंज आर्च भी इनडिटर्मिनेट होता है, और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी होती है? 1 डिग्री। 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट होता है। मतलब यार 2 हिंज आर्च में अगर कोई एक चीज भी आपने निकाल दी तो गेम खत्म। तो 2 हिंज आर्च में अपन वो एक चीज निकालना सीखेंगे, कि जब वो एक चीज निकल गई तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसके बाद फर्दर पूरा सॉल्व हो जाता है। 3 हिंज आर्च का बारे में बात करें, 3 हिंज आर्च स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 3m प्लस आर माइनस 3j, माइनस इस हिंज के कारण एडिशनल इक्वेशन मिली। कितनी इक्वेशन मिली? 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 2 माइनस 1, एक एडिशनल इक्वेशन मिली, है ना। तो मेंबर कितने हैं बाबा? 2। आर कितना है? 2 और 2 4। जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 माइनस 1। आंसर कितना आ गया? 0। मतलब एक 3 हिंज आर्च एक डिटर्मिनेट आर्च होता है, ये याद रखिएगा। 3 हिंज आर्च इज अ डिटर्मिनेट आर्च, ऐसा याद रखिएगा। मतलब 3 हिंज आर्च जिसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 है, जो कि डिटर्मिनेट है, वो महज इक्विलिब्रियम इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसको अपन समझने का कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं 3 हिंज आर्चेस का बारे में। मिटा दूं इसको? चलिए अब एक 3 हिंज आर्च का बारे में बात करिए। तो ये कहलाता है आर्च का स्पान, ये कहलाता है आर्च का राइज, डिनोटेड बाय H, डिनोटेड बाय L। A B C ये कहलाता है आर्च का क्राउन। क्लियर है मेरा बात? अब आर्च और बीम में अंतर क्या होता है? एक बीम का बात करें, एक बीम अंडर द एक्शन ऑफ वर्टिकल लोड्स सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस लगाता है, बट एक आर्च का बात करें, एक आर्च वो 2 हिंज हो या 3 हिंज हो, अंडर द एक्शन ऑफ लोड वर्टिकल रिएक्शन तो लगाता ही लगाता है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी लगाता है। क्या लगाता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी लगाता है। मतलब इसलिए एक आर्च ज्यादा एफिशिएंट है एक बीम से। बीम सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगा पाता है,
आर्च वर्टिकल रिएक्शन तो लगाता ही है, इस पे जब लोड आएगा तो ये सिर्फ फैलने की कोशिश करेगा, ये ना फैले करके सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी लगाएगा उसका ऊपर, इसलिए आर्च ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है एक बीम के कंपैरिजन में। घर जाइएगा, एक अंडा उठाइएगा, उसको पकड़ के यहां से तोड़िएगा, आप सब तोड़ लोगे। दूसरा अंडा उठाइएगा, यहां से पकड़कर तोड़ने का कोशिश करिएगा। ये आपका शेल जो कि आर्च का सरफेस पार्ट होता है, यहां से दबाकर फोड़ने का कोशिश करना, पूरी ताकत लगाना, आप में से कोई नहीं फोड़ पाएगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो इसलिए एक आर्च ज्यादा एफिशिएंट होता है एक बीम से। नाउ आर्च का बात करें तो आर्च में यहां पर रिएक्शन लग रहा होगा आर, यहां हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा होगा एच, तो रिजल्टेंट आर ए और एच ए, रिजल्टेंट एट ए इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर। मतलब ए पर रिजल्टेंट निकालना है तो अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको ऑब्लिक्विटी निकालनी है, क्या निकालनी है? ऑब्लिक्विटी निकालनी है, ऑब्लिक्विटी एट ए। ऑब्लिक्विटी क्या होती है? ऑब्लिक्विटी होती है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब मान लीजिए कि भैया ये आर ए है और मान लीजिए कि ये एच ए है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा ये, दिस विल बी रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट मतलब हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑब्लिक्विटी क्या होगी? रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल से, डिनोटेड बाय थीटा। थीटा एट ए इज गिवन बाय tan इनवर्स आर ए बाई एच ए। क्लियर है मेरा बात? tan थीटा क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, tan इनवर्स आर ए बाई एच ए। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का नोट कर लीजिए इसको फटाफट, कोई डाउट है तो पूछे, स्पीड में नोट करिए। फटाफट नोट करिए। हाँ जी, अब बात करें आर्च का बारे में, तो आर्च दो प्रकार का हो सकता है। आर्च शेप वाइज, इट कुड बी पैराबोलिक और इट कुड बी सर्कुलर। पैराबोलिक भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। तो बात करते हैं पैराबोलिक और सर्कुलर का बारे में। ठीक है, पैराबोलिक आर्च एक ऐसा आर्च होता है, मान लो ये एक पैराबोलिक आर्च है। पैराबोलिक में ये स्पान है L और ये राइज है H। पैराबोलिक आर्च एक ऐसा आर्च होता है जिसमें H बराबर नहीं होता L/2 के। वो ही सर्कुलर का बात करें तो सर्कुलर आर्च एक ऐसा आर्च होता है जिसमें ये जो H है, राइज है, ये बराबर होता है L/2 के। मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर हो, एक सर्कल बने। क्लियर है मेरा बात? प्रैक्टिकली इंटरनल हिंज बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में नहीं प्रोवाइड करते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेंबर्स को जोड़ने के लिए प्रोवाइड करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इंटरनल रोलर जरूर प्रोवाइड करते हैं।
बात रही, आप बोलोगे सर ट्रस में इंटरनल हिंज, ट्रस में सारे ही हिंज होते हैं, क्लियर है मेरा बात? तो इंटरनल हिंज बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में नहीं प्रोवाइड करते। अच्छा, आर्च में इंटरनल हिंज कैसे प्रोवाइड करते? हाँ भाई, आर्च में जरूर इंटरनल हिंज प्रोवाइड करते। कैसे? मान लो ये आर्च का एक मेंबर है, कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है, कंक्रीट के बहुत सारे ब्लॉक्स से मिलकर बना होगा, ये भी हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकता है। अब यहां पर ऐसा करके यहां से एक ऐसा गसेट प्लेट लगा होगा, ब्रैकेट लगा होगा, क्लियर है मेरा बात? यहां से यहां तक में। अब अगला जो पोर्शन है आज का, वो अगला पोर्शन गया होगा यहां से, यहां पे भी एक ब्रैकेट लगा होगा दूसरा, ये दोनों ब्रैकेट यहां से एक दूसरे से पिन हो रहे होंगे, तो ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मूवमेंट का वैल्यू 0 होगा, रोटेशन पॉसिबल होएगा। ऐसा आप आज में प्रोवाइड करते, क्लियर है मेरा बात? उसका अलावा जो अपन ने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में इंटरनल हिंज बीम्स के बीच में दिया था, वो सब प्रैक्टिकली नहीं देते सिविल इंजीनियरिंग में, क्लियर है मेरा बात? देखिएगा अब, तो पैराबोलिक आर्च वो होगा, मान लो ये 10 मीटर है, तो ये 4 भी होगा तो भी पैराबोलिक होगा, ये 6 भी होगा तो भी पैराबोलिक होगा। किसी भी दूरी x पर इसका राइज y निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर है मेरा बात? किसी भी दूरी x पर आपको y निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है तो। नहीं, सिंगल ब्लॉक आर्च, हाँ सिंगल ब्लॉक आर्च कम इफेक्टिव जरूर होता है स्लाइटली, पर उसको कंस्ट्रक्ट करना बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है, नोट करिएगा स्पीड में। अब बात करें एक 3 हिंज आर्च के बारे में, कहानी चालू करते हैं। मान लीजिए एक आर्च है, 3 हिंज आर्च, कुछ इस प्रकार का, इस पर लोड लगा है यहां से यहां तक 20 किलो न्यूटन पर मीटर। This is A, this is B and this is C. Suppose this is 20 meter and suppose this is 5 meter, है ना? अच्छा, आप बोलोगे कि सर आपने पैराबोलिक आर्च का तो इक्वेशन लिखा हुआ है, y इक्वल्स 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। सर्कुलर आर्च का क्या इक्वेशन होता है? इक्वेशन जरूर होता है पर जानने का उसको जरूरत नहीं है, उसको अपन दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं रटेंगे, दिमाग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है? पूछा है फाइंड रिजल्टेंट ऑब्लिक्विटी at A, also find movement at section 6 meters from left support horizontally। ऐसा कर कर क्वेश्चन पूछा, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बड़े गौर से देखते जाइएगा, क्लियर है मेरा बात? क्वेश्चन नोट करना है, नोट कर लीजिए फटाक से। अब भैया इसको सॉल्व करने का है, तो सबसे पहले अपन रिजल्टेंट निकालना है, मूवमेंट निकालना है ना, रिजल्टेंट निकालना है और मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आपने सोचा आर ए निकाला जाए।
आर ए निकालने के लिए बी हिंज है, मूवमेंट जीरो ले लिया, बी पर मूवमेंट जीरो किया जब आपने, तो बी का लेफ्ट में जितने फोर्सेस है सब कंसीडर करने पड़ेंगे। बी का लेफ्ट में आर ए है, एच ए है। आर ए का परपेंडिकुलर दूरी कितना है बी से? आर ए का परपेंडिकुलर दूरी है 20 मीटर। यार ये एच ए तो बी से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया। बी का लेफ्ट में यूडीएल है, प्रत्येक मीटर पर 20, 10 मीटर पर कितना? प्रत्येक मीटर पर 20, 10 मीटर पर 200। वो 200 लगा यूडीएल के स्पान के बीचों बीच। तो ये कितना हो गया? ये हो गया इतना 10 है तो इतना हो गया 5। इस 200 का बी से दूरी कितनी हो गई? इतना 5 और इतना 10। तो 200 का बी से दूरी हो गई 5 और 10 15। 200 इंटू 15 बराबर 0। तो आर ए कितना आया भाई? इसके हिसाब से आर ए निकल कर आया कितना भाई? 150। आर ए आ गया 150 किलो न्यूटन। टोटल भार कितना था? टोटल भार 200 था। 200 में 150 इसने उठा लिया तो बचा हुआ 50 किलो न्यूटन ये उठाएगा। टोटल भार कितना था? 200। 150 इसने बियर कर लिया, रिमेनिंग 50 यार वो बियर कर लेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड एच ए। एच ए निकालने के लिए क्या कर सकते यार? सी भी तो हिंज है, हिंज पर मूवमेंट 0 कर सकते। मूवमेंट एट सी बराबर 0 किया, तो सी पर मूवमेंट 0 किया। लेफ्ट में पहला फोर्स है आर ए। आर ए का मान कितना है? 150। 150 की सी से परपेंडिकुलर दूरी, 150 की सी से दूरी 10 मीटर। 150 इंटू 10 क्लॉकवाइज। लेफ्ट में एच ए भी तो है, एच ए की कितनी दूरी है सी से परपेंडिकुलर? 5 मीटर माइनस एच ए इंटू 5। सी का लेफ्ट में यूडीएल भी है 200। सी का लेफ्ट में 10 मीटर का यूडीएल है, प्रत्येक मीटर पर 20, 10 मीटर पर 200, उसका दूरी ये कितना हो गया? 5। 200 इंटू 5 बराबर 0। तो यहां से एच ए कितना निकल कर आया भैया बताओ? 1500। 1500 माइनस 1000 कितना? 500। वहां गया तो एच ए निकल कर आया +100। एच ए कितना है? 100 किलो न्यूटन। अब यार ये एच ए 100 है, पूरे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 2 है। अगर सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये है, अगर ये यहां 100 है तो इसको यहां पर 100 होना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट इसमें? तो ये अपन ने सपोर्ट रिएक्शंस निकाले। अब निकाला जाए रिजल्टेंट एट ए। रिजल्टेंट एट ए कितना हो गया? √ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, है ना? कितनी वैल्यू होती है? √150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? बताइए फटाफट। और थीटा एट ए कितना हो जाएगा? ऑब्लिक्विटी एट ए tan इनवर्स आर ए बाई एच ए। थीटा भी बताओ कितना आता है और रिजल्टेंट भी बताओ कितना आता है, स्पीड में बताइए। That is 180.277। एच ए एक बार वापस, ठीक यार, एच ए निकालना था तो मैंने सी पर मूवमेंट 0 किया। सी पर लेफ्ट से देखोगे तो कौन कौन से फोर्स है? एक तो ये 150 है, एक तो ये 150 है, एक ये एच ए है और एक ये यूडीएल है। तो 150 की दूरी कितनी है? 10 मीटर क्लॉकवाइज। एच ए इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज। सी के लेफ्ट में 10 मीटर का यूडीएल है, प्रत्येक मीटर पर 20, 10 मीटर पर 200। 200 इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0। ठीक है, तो 180.277 180.277। एक आध बार
कैलकुलेशन चेक कर लेना, और थीटा 56.3 डिग्रीज। क्लियर है मेरा बात? चलिए नवीन साहब कहाँ गायब हो? नोट कर लिया सबने? बड़े आगे, इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 20 मीटर, 5 मीटर, 20, 150, 100। देखिए रिएक्शंस कितने कितने आए? रिएक्शन आया ये वाला 150, और ये आया 100। ठीक, अब क्या निकालना है आपको? मूवमेंट निकालना है एट एक्स इक्वल 6 मीटर, मतलब लेफ्ट सपोर्ट से 6 मीटर हॉरिजॉन्टली पे आपको मूवमेंट निकालना है। 6 मीटर मतलब कितना? इतना 20 है, आधा 10 होगा, मतलब 6 होगा कुछ इतना। यहां पर मूवमेंट निकालना है भैया, यहां मूवमेंट निकालना है। तो यार यहां मूवमेंट निकालेंगे जब, तो क्या अपन को नहीं पता है? मान लो यहां मूवमेंट निकालने के लिए गए, मूवमेंट एट एक्स इक्वल 6, तो 150 इंटू 6 तो लिख दोगे, अच्छा लगेगा। 100 इंटू कितना लिखोगे? 100 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये y अपन को ज्ञात नहीं है, तो ये y निकालना पड़ेगा। y का फॉर्मूला क्या है भैया? y का फॉर्मूला है 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। h कितना है भैया? सेंट्रल राइज इज 5। कितनी दूरी पर? x बराबर 6 पर आपको y निकालना है, x बराबर 6 पर आपने y निकालना है, तो x का वैल्यू 6। टोटल स्पान है 20 माइनस 6 अपॉन 20 का स्क्वायर। कितना आता है इससे y? बताओ भाई। 14 इंटू 6/20, what will be that? 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 20, 4.2। y का वैल्यू हो गया भैया 4.2, y इज 4.2। क्लियर है मेरा बात? मतलब 6 मीटर पर ये y का मान कितना आ रहा है? 4.2। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। 6 इंटू 14/20, ठीक है। अब आपको मूवमेंट निकालने का इस पॉइंट पे, तो मूवमेंट एट एक्स इक्वल 6, यहां पर मूवमेंट 150 इंटू 6, 100 इंटू 4.2 एंटी क्लॉकवाइज, 100 इंटू 4.2 एंटी क्लॉकवाइज। यार इस पॉइंट के लेफ्ट में यूडीएल भी है, इस पॉइंट के लेफ्ट में यूडीएल है। कितना यूडीएल है? 6 मीटर का यूडीएल है। प्रत्येक मीटर पर 20, 6 मीटर पर कितना? 20 इंटू 6 120। उस 120 की यहां से दूरी 6, वो लगा बीचों बीच, मतलब 6 के आधे 3 मीटर पर, तो 120 इंटू 3, और ये यूडीएल के कारण। कितना आता है भैया आंसर? सॉल्व करो। x इक्वल 6, स्पीड में कैलकुलेशन कर कर मेरे को आप लोग आंसर देते जाओ। 150 इंटू 6 है ना 900, माइनस 420 माइनस 360, कितना आता है? दैट इज 120। कितना आ गया मूवमेंट? 120 किलो न्यूटन मीटर। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का समझ आया सबको? गाड़ी बढ़ाए आगे। चलिए अब गाड़ी बढ़ाते आगे। मूविंग ऑन। देखिएगा अब मान लीजिए आपको आर्च है कुछ इस प्रकार का। पहले एक सर्कुलर आर्च देखते हैं, फिर ये करते हैं।
यार पैराबोलिक आर्च में तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया पैराबोला का, सर्कुलर आर्च में क्या करेंगे? ए बी सी, लोड लगाए यहां पे 100 किलो न्यूटन, और यहां से यहां पर है भैया यूडीएल 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, दिस इज सपोज 10 मीटर्स, दिस इज 5 मीटर्स। आपका क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट एट ए, ऑब्लिक्विटी एट ए, मूवमेंट एट एक्स बराबर 4 मीटर्स, 3 मीटर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कोशिश करिए करने की इसको, फटाफट स्पीड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? बड़ी गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने आर एच ए निकाला होगा, आर ए निकालना है, बी पर मूवमेंट जीरो कर दीजिए, बी पर मूवमेंट जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर ए इंटू 10 क्लॉकवाइज, 100 इंटू, यार ये वाली दूरी आपने अच्छे से देखी नहीं, ये दूरी थी 2.5 और ये भी थी 2.5, पहले से लिख के गया था जिसको मैं, तो 100 इंटू 2.5 और 5, that would be 7.5 minus 20 into 5 into 2.5 बराबर 0। ठीक है भाई, क्या किया अपन ने? आर ए निकालना था, बी पर मूवमेंट 0 किया, आर ए की दूरी 10 मीटर, 100 की दूरी 2.5 और 5 7.5 मीटर, बी का लेफ्ट में यूडीएल है प्रत्येक मीटर पर 20, 5 मीटर पर कितना? 20 इंटू 5 अर्थात 100, ये आधी दूरी कितनी? 2.5, तो 100 इंटू 2.5, क्लियर है मेरा बात, बराबर 0। तो इससे आर मिल जाएगा, कितना आता है भैया आर, बताओ फटाफट। हाँ जी, 750 और 250, आर मिल गया 10, आर कितना आया? 10 किलो न्यूटन, नो 100 किलो न्यूटन, आर आ गया 100 किलो न्यूटन, तो आर भी कितना हो जाएगा? आर भी हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है? टोटल डाउनवर्ड लोड है 200 का, तो 100 इसने उठाया तो 100 वो उठा लेगा। अरे भाई ये जो 100 है, ये 100 इस 5 के आधे पे लगा हुआ है ना,
इतना 10 है तो आधा 5 और आधा 5 है ना, ठीक है। इतना 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5, इसके बीच में ये लगा है, मतलब ये 2.5 ये 2.5, ठीक है धनंजय। अब आर ए मिल गया, एच ए निकालने का है, एच ए निकालना है। सी पर मूवमेंट जीरो कर लीजिए। सी पर मूवमेंट अगर मैंने जीरो किया, मूवमेंट एट सी जीरो किया, तो क्या होगा 100 इंटू 5, आर ए का वैल्यू मिल गया है 100, आर ए का वैल्यू 100, 100 इंटू 5, सी तक की परपेंडिकुलर दूरी। ये 100 की दूरी कितनी है, ये 100 की दूरी है 2.5, माइनस 100 इंटू 2.5, माइनस एच ए इंटू 5, माइनस एच ए इंटू 5 बराबर कितना 0। क्लियर है मेरा बात। ये 100 इंटू 5, ये 100 इंटू 2.5 और एच ए इंटू 5। तो यहां से मेरे को एच ए की वैल्यू कितनी मिलती है यार, लेट्स सी। एच ए की वैल्यू हो गई, बताओ 250 बाई 5, 250 बाई 5 कितना हो गया भाई 50। मयंक ने एकदम सही बोला, ठीक है भाई। तो ये एच ए हो गया 50। तो आर ए एच ए आप लोगों ने निकाल लिया होगा आई गेस पहले ही, कोई डाउट इसमें किसी को। अब रिजल्टेंट और ऑब्लिक्विटी, ये तो बच्चों का बात हो गया यार, ये तो निकाल लोगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्टेंट एट ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, और ऑब्लिक्विटी एट ए कितना हो जाएगा tan इनवर्स 100 बाई 50। अब यार इससे जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू अपन समझ जाएंगे, उस पर अपन इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट और ऑब्लिक्विटी हो जाएगी। निकालना चाहता हूं मैं मूवमेंट एट एक्स बराबर 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक, ये 101.803 आई थिंक दैट इज रिजल्टेंट, और ऑब्लिक्विटी भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसको मिटा दूं क्या, जल्दी बताओ, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। 10 मीटर 5 मीटर 100 और 20, देखिए this was 10, this was 5, 100 watt acting here, middle of 5 and the UDL was acting here, ठीक है। ये निकल कर आया था 100, ये निकल कर आया भैया 50। क्लियर है मेरा बात, यहां तक तो ठीक है। अब आपको निकालना है मूवमेंट एट एक्स बराबर 3 मीटर्स। ये 10 है, 10 का आधा कितना होगा 5, यहां से यहां तक 5 है, आपको 3 मीटर पर निकालना है, मतलब यहां से 3 मीटर पर यहां पर आपको मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट निकालने के लिए यार लास्ट बार की तरह ये वाई पता होना चाहिए। लास्ट बार तो पैराबोला का इक्वेशन लगाकर वाई निकाल लिया था, पर ये तो पैराबोला नहीं है, ये तो सर्कल है, सेमी सर्कल है ना। तो ये वाई कैसे निकालोगे आप लोग, क्या लगता है वाई निकालने का क्या तरीका होगा? आप में से कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, सर्कल की जनरलाइज्ड इक्वेशन, उसको भी यूज कर निकाल सकते हो। पर क्या ध्यान रखना कि जो वो इक्वेशन होती है वो ओरिजिन से लागू होती है। क्लियर है, तो एक्स आपका ऐसे जा रहा होगा उसमें, ठीक है। वो सब करने का पर जरूरत नहीं होएगा, देखना मैं कैसे निकालता हूं। आप क्या करिएगा कि भैया ये कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा 5 और ये हो रहा है 3, तो भैया ये कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा 2, और ये क्या होगा, ये रेडियस होगा, सर्कल है सेमी सर्कल, तो ये भी अगर 5 है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, पाइथागोरस से y मिल जाएगा यार, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस से मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 16। क्लियर है मेरा बात,
सॉरी अंडर रूट ऑफ 21। यार क्वेश्चन में मैंने दिया था धनंजय, मैंने क्वेश्चन में दिया था फाइंड रिजल्टेंट एट ए, ऑब्लिक्विटी एट ए एंड मूवमेंट एट एक्स इक्वल्स 3 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इसलिए वहां पे निकाल रहे धनंजय। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो y कितना आया भैया बताओ, अंडर रूट ऑफ 21। अब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है मूवमेंट। यहाँ पे ये हो गया अंडर रूट ऑफ 21, जो भी वैल्यू आती हो। यहां पर मूवमेंट कितना हो जाएगा, मूवमेंट एट एक्स इक्वल्स 3, 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, यहां तक की 100 की परपेंडिकुलर दूरी 3, 50 इंटू अंडर रूट ऑफ 21 एंटी क्लॉकवाइज, 50 इंटू अंडर रूट ऑफ 21। क्लियर है मेरा बात। अब ये 2.5 मीटर था, ये 3 मीटर है, तो बाबा ये कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा 0.5 माइनस 100 इंटू 0.5। अब इससे जो भी वैल्यू आए, क्या वैल्यू आती है बताइए तो, क्या वैल्यू आती है भाई, 300 माइनस 50, 250 माइनस 50 इंटू अंडर रूट ऑफ 21, व्हाट विल बी दैट। बढ़ जाए भाई आगे, कोई डाउट इसमें किसी को। ये कैलकुलेशंस घर पे खुद से कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। चलो भैया आगे बढ़ू, चलिए आंसर इज 21। चेक कर लीजिएगा एक बार, मेरे को नहीं लगता 21 होएगा, हाँ हो सकता है 25 तो नहीं होगा बाबा। यार देखो यार, इतना सा कैलकुलेट करने में तुम लोग दो लोग का दो आंसर आ गया। हाँ ऐसे मिलेगी तुम लोग को सरकारी नौकरी, हाँ बिल्डिंग गिरा दोगे बेटा तुम लोग, कैलकुलेशन इतनी खराब करोगे अगर तो। 300, 250, 50, आंसर इज 21। राजकुमारी योर आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज इंडीड 21, राउंड ऑफ करके। चलिए अब देखिएगा, इसको घर पे करिएगा, अभी नहीं करना। ये होमवर्क है, ऐसा होमवर्क जिसको क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ए बी सी फाइंड मूवमेंट एट एक्स इक्वल्स 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। इसको घर पे करिएगा, ठीक है। मतलब घर पे तो अभी भी है, बाद में करिएगा खुद से। यार एग्जाम में अगर कैलसी नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा कि अंडर रूट 21 नहीं मिलेगा तुमको, अंडर रूट 25 मिलेगा। अच्छा फिर भी मान लो अंडर रूट 21 मिल गया, मेरे को अंडर रूट 21 का वैल्यू पता करना है। यार अंडर रूट 16 कितना होता है 4, अंडर रूट 25 कितना होता है 5, तो अंडर रूट 21 को राउंड ऑफ करके आप ले लीजिएगा 4.5, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है मेरा बात, ठीक है। उसके हिसाब से कैलकुलेट करना, नियरेस्ट आंसर टिक करना होगा, ठीक है। चलिए खैर, ये क्वेश्चन आप घर पे करिएगा। इसमें गलती क्या होगी, अच्छा इसको घर पे करके आप लोग मेरे को बताइएगा, मैं इसको हल्का सा डिस्कस कर दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। नोट कर लो फटाफट, कर लिया होगा आई गेस। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं
एक 3 हिंज आर्च है, अगर इस पर लोड लगे हुए हैं, क्लियर है मेरा बात? तो इन लोड के कारण यहां सपोर्ट पर इस पे आता है रिएक्शन। क्या आता है? रिएक्शन। साथ ही साथ आता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। उसके कारण इस आर्च में दो चीजें जनरेट होती है। वन इज कॉल्ड एज रेडियल शियर, जो कि आर्च के सेंटर से बाहर की तरफ निकलता है। अनदर वन इज नॉर्मल थ्रस्ट, अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल थ्रस्ट। रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। तो रेडियल शियर क्या होता है? ये आर्च है, आर्च कंटिन्यूसली एक दूसरे को फैलना चाह रहा है, तो आर्च के सारे मेंबर्स एक दूसरे को दबा रहे, तो शियर में आर्च ऐसे ब्रेक हो सकता है। तो रेडियल शियर में आर्च चूंकि ऐसे दबा रहे, मान लीजिए ये मेरी एक उंगली है, ये दूसरी उंगली है, ये आर्च है, ये दोनों उंगली एक दूसरे को दबा रहे, दबाते दबाते आर्च ऐसे कर फेल होता है। दैट इज कॉल्ड एज रेडियल शियर में फेलियर। नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है? आर्च एक दूसरे को अंदर जो दबाकर एक्सियल लोड क्रिएट करता रहता है, जिसके कारण रेडियल शियर में फेलियर होता है। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल थ्रस्ट। अब रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट आर्च में आप लोग समझ गए क्या होता है। अब बात करें इनका वैल्यू का। ये रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट किसके कारण जनरेट हो रहे होते हैं? ये जनरेट होते हैं, रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट आर जनरेटेड ड्यू लोड्स एंड रिएक्शन। लोड्स और रिएक्शंस के कारण स्ट्रक्चर में रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट जनरेट होता है। हाँ जी, नॉर्मल थ्रस्ट टेंजेंशियल है। मतलब देखो, नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है? एक्सियल फोर्स, आर्च ऐसा है, मान लो आर्च का इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यहां पे नॉर्मल थ्रस्ट अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, टेंजेंट के अलोंग धक्का दे रहा है। वही बात करें, यहां पर नॉर्मल थ्रस्ट ऐसे धक्का दे रहा है, टेंजेंट के अलोंग धक्का दे रहा, उस पॉइंट पे टेंजेंट से निकलता है। क्लियर है मेरा बात? अब तो रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट का बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये किसके कारण जनरेट होता है? सपोर्ट रिएक्शंस और लोडिंग्स। लोडिंग के कारण सपोर्ट रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन यहां की तरफ धक्का दे रहा है, फोर्स यहां की तरफ धक्का दे रहे, जिनके कारण रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट जनरेट होता है आर्च में। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? बढ़ जाए आगे, ठीक। अब अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ठीक है, दैट इज अगर इस आर्च का बात करें, इस आर्च में ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है कि आर्च का जो तीसरा हिंज होगा वो सेंटर पर ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। 3 हिंज आर्च में ये हिंज यहां भी हो सकता है, या फिर यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है मेरा बात? ये बात भी याद रहेगी आप लोग को कि इन अ 3 हिंज आर्च, द थर्ड हिंज, द इंटरमीडिएट हिंज कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द आर्च। क्लियर है मेरा बात? वो उस जगह, उस लोकेशन की जरूरत पर डिपेंड करता है, ठीक है। नोट, इसको भी याद रखेंगे अपन। बढ़ जाओ आगे। अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और होमवर्क जो आपको 100% करना है, मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है, उसको रट भी सकते हो चाहो तो, पर घर पे सॉल्व करके लाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ये एक पैराबोलिक आर्च है। क्या है ये? एक पैराबोलिक आर्च, ठीक है। ये मान लो है 20 मीटर, ये मान लो है 8 मीटर,
क्लियर है मेरा बात? धनंजय सॉल्व करोगे तो 20 और 8 लेना, मयंक सॉल्व करोगे तो 20 और 12 लेना, ठीक है। नवीन सॉल्व करोगे तो 20 और, मतलब पैराबोलिक लेना है सबको। इन शॉर्ट घर पे सॉल्व करते डेटा कुछ भी ले लेना, जो अच्छा लगेगा वो डेटा ले लेना, ठीक है। बस पैराबोलिक होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप इसमें निकालिएगा फाइंड मूवमेंट एट एक्स इक्वल्स 3 मीटर, 7 मीटर, 15 मीटर। पक्का याद से घर पे आप इसको करिएगा, ठीक है। क्लास में मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इसका सॉल्व नहीं करूंगा। मूवमेंट निकालना मैंने सिखा दिया, ये भी करिएगा। अगला काम जो करिएगा, ये पैराबोलिक आर्च हो गई, फिर लेना सर्कुलर आर्च, सेम। ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर से निकालिएगा मूवमेंट एट एक्स इक्वल्स 3 मीटर, 7 मीटर और 15 मीटर। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग को घर पे करने का है। इसको करोगे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, जो मैं कल आपको डायरेक्टली बता दूंगा। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। अब बारी आती है 2 हिंज आर्च के बारे में। 2 हिंज आर्च और केबल्स। केबल्स एज एन अपन को अलग से कोई सब्जेक्ट वैसा नहीं है, चैप्टर नहीं है जो पढ़ना है। बहुत ही थोड़ा सा अपन को केबल्स का समरी टाइप का पढ़ना है वो, और 2 हिंज आर्च अपन कल डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट 2 हिंज आर्च इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होगा। पहले स्ट्रेन एनर्जी कास्टिग्लियानो थ्योरम 2 अपन पढ़ेंगे, फिर 2 हिंज आर्च अपन को बनेगा, क्योंकि उसकी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी है एक की, तो इनडिटर्मिनेट को सॉल्व करना अभी अपन नहीं जानते। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन किया जाए, है ना। गुड नाइट। होमवर्क याद से बनाना। मेरे को पूरा यकीन है कि नवीन और राजकुमारी और मयंक ने कल के ट्रस्ट के क्वेश्चन नहीं बनाए, आज आप कैसे भी वो बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं, मयंक ने बनाए, सॉरी, धनंजय, राजकुमारी और नवीन ने, इन तीनों ने नहीं बनाया, मयंक ने तो बनाया है। याद से आप लोग पूरा बना लीजिएगा। गुड नाइट।